हेलो फ्रेंड्स, ई संगुलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैग के एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें कहा गया है कि किस तरह से सरकार जो है वो सेस और लेवी इसको यूज़ नहीं कर रही है फॉर द इंटेंडेड पर्पस। तो इस वजह से सेस जो है वो सुर्खियों में आया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेस क्या है, सेस के टाइप्स कितने हैं, सिस्टम ऑफ सेस इन इंडिया क्या है, जीएसटी सेस क्या होता है, क्या जीएसटी सेस का जो पीरियड है उसको 2022 के बाद भी लगाया जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि कैग की एक रिपोर्ट आई है जिस वजह से सेस जो है वो न्यूज़ में है। तो हालिया दिनों में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को बताया है कि फिजिकल ईयर 2018-19 में जितने भी सेस और लेवी कलेक्ट किए गए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका सिर्फ 60% ही जो है वो रिजर्व फंड्स में ट्रांसफ़र किया गया है। बाकी जो अमाउंट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र किया गया है। यानी कि जब भी कोई सेस लगाया जाता है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस वजह से सेस लगाया गया है उस चीज़ पे वो खर्च किया जाए। लेकिन ये देखा गया इनकी रिपोर्ट में कि 60% ऑफ द सेस जो हैं वही जो है वो रिजर्व फंड में भेजे गए हैं, बाकी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भेज दिए गए हैं। मतलब उसका यूज़ उस पर्पज़ के लिए नहीं होगा जिसके लिए उसको लगाया गया था। तो इस वजह से सेस जो है वो न्यूज़ में रहा है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड यानी कि गैर उपयोगी निधि जो है ये क्या है पूरा का पूरा। तो सेंटर ने 2.75 लाख करोड़ जो है वो कलेक्ट किए इन द फिजिकल ईयर ऑफ 2019। कितने सेस लेवी से? 35 सेस और लेवी से इन्होंने फिजिकल ईयर 2019 में ऑलमोस्ट 2.75 लाख करोड़ जो है वो अमाउंट उन्होंने इकट्ठा किया। इसमें से इन्होंने 1.6 लाख करोड़ जो है ही बस ट्रांसफ़र किया और बाकी जो 1.1 लाख करोड़ है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि संचित निधि में उन्होंने जमा कर दिए। तो ये जो रिज़र्व फंड के जो गैर निर्माण और गैर संचालन से ये सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि संसद के द्वारा जो निर्धारित जो स्पेसिफिक पर्स है फॉर दैट लेवी उसके लिए उसका उपयोग किया जाए। तो एक तरह से अगर नॉन क्रिएशन एंड नॉन ऑपरेशन ऑफ द रिजर्व फंड्स एक तरह से मुश्किल कर देते हैं कि जो सेस और लेवी लगाए गए हैं उसको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए जिसके लिए उसको लगाया गया है। एक और चीज़ जो हमारे लिए समझनी ज़रूरी है कि सेस और लेवी को उपयोग कैसे करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है, उपयोग की क्रियाविधि क्या है। तो देखिए, जो भी उपकर लेवी यानी कि सेस और लेवी जो कलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट उसको ट्रांसफ़र किया जाता है टू द डेजिग्नेटेड रिजर्व फंड। लेट्स जस्ट से हेल्थ पे इन्होंने सेस लगाया तो इससे एक रिजर्व फंड होगा फॉर हेल्थ। यहाँ पे इस सेस को भेजा जाता है ताकि इस पैसे को हेल्थ पे ही खर्चा किया जा सके। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी फंड्स या फिर जो भी टैक्सेस जो सरकार के द्वारा जो इकट्ठा किए जाते हैं सेंट्रल टैक्सेस, वो जो है किसी रिजर्व फंड में नहीं जाते, वो डायरेक्टली सीएफआई में यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि संचित निधि में जमा किए जाते हैं। और जो सेस होता है वो इसकी एक बात ये होती है कि ये सरकारों के द्वारा जो है वो केंद्र सरकार साझा नहीं करती, इस पे पूरा का पूरा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये आता है। तो ये जो आपका टैक्स डिवोल्यूशन जो होता है, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स होता है जो कि 42% आपको स्टेट को देना होता है, इसमें जो है वो सेस या लेवी नहीं आते हैं। तो ये हमने समझा कि उपयोग की क्या क्रियाविधि है कि जब आप सेस इकट्ठा करते हैं तो आप उसके रिजर्व फंड्स में भेजते हैं ताकि उस सेस का उस पैसे का इस्तेमाल उसी पर्पज़ के लिए किया जा सके जिसके लिए उसको लिया गया है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि सेस जो है वो स्टेट्स के साथ जो है वो उसका साझा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के साथ उसको साझा नहीं करती, ये डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि क्या है। तो देखिए, आर्टिकल 266 यानी कि 266 के तहत भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। इसमें क्या क्या सम्मिलित है? तो सेंट्रल के द्वारा जितने भी रेवेन्यू रिसीव किए जाते हैं, जितने भी टैक्सेस रिसीव किए जाते हैं, वेदर इट बी इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, सारे के सारे। दूसरा चीज़, जितने भी लोन्स लिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू, ट्रेजरी बिल्स के थ्रू या फिर फॉरेन गवर्नमेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिए जाते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं।
और जितना भी खर्चा किया जाता है वो भी कंटिजेंसी ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसी से किया जाता है। तो कौन से आर्टिकल के तहत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया संचित निधि आती है? आर्टिकल 266। अब हम बात करेंगे सेस के बारे में, जिसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो है। कि देखिए सेस जो है इसको कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर एक टैक्स। होता क्या है ना कि लेट्स जस्ट से कि सरकार को लगता है कि हेल्थ सेक्टर में हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं खर्चा करने को, तो वो एक सेस लगा देगी कि हम इसके थ्रू जो भी पैसा इकट्ठा करेंगे उसको हम हेल्थ पे खर्चा करेंगे। तो टैक्स के ऊपर एक टैक्स लगाया गया, दैट इज़ कॉल्ड सेस। उसके बाद क्योंकि आपने सेस हेल्थ के लिए लिया है तो आप इसको हेल्थ पे ही खर्चा करेंगे। ये दोनों तरह के टैक्सेस पे लगता है, बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स। और ये कोई परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता गवर्नमेंट के लिए। जब उसको लगेगा कि ये पर्पस जो है हमारा वो फुलफिल हो गया है तो इसको डिसकंटिन्यू भी कर सकती है। तो अनलाइक टैक्सेस, सेस जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड जो हमारा एम होता है उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट सेस लगाती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखिए, 2015 में स्वच्छ भारत सेस लगाया गया था 0.5%, ताकि नेशनल कैंपेन चलाया जा सके। उसी तरह से यूनियन बजट 2016 में इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है वो अनाउंस किया गया था। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि सेस क्या है। एक बारी क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि टैक्स ऑन टैक्स है, सेम रेट होता है हर किसी के लिए और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको लगाया जाता है। स्टेट को इसमें कोई पार्ट नहीं मिलता, मतलब स्टेट का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता है। एक दो चीज़ें जो और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ऐसा नहीं है कि पब्लिक को अलग से सेस पे करना होता है। जैसे ही आप टोटल टैक्स पे करते हैं उसमें सेस जो होता है वो इंक्लूडेड होता है। और मैंने आपको कहा कि सेस जो है वो स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता। तो क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आर्टिकल 270, आर्टिकल 270 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अलाउ करता है कि ये जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है उसमें जो सेस है वो नहीं आता है। तो ये ही स्टेट जो है इनका ये रोना भी है कि सरकार जो है वो सेस पे सेस लगा रही है और हमारा जो शेयर है इन द डिविजिबल पूल जो कि 42% है अभी, हमें कम पैसे मिलते हैं। तो डिविजिबल पूल क्या होता है आपको पता है कि वो वैसा ग्रॉस रेवेन्यू स्ट्रक्चर जहाँ पे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का जो पोर्शन है वो स्टेट और सेंटर के बीच में बंटता है। तो एक तरह से ये पूल है जिसका शेयर जो है वो बढ़ेगा। तो 42% जो है स्टेट के पास जाता है, बाकी रेस्ट सेंटर के पास रहता है। और इसमें जो है सारे टैक्सेस आते हैं बट इसमें सेस नहीं आता है। तो इसलिए सेंटर जो है वो सेस लगाती है ताकि ये पैसा पूरा का पूरा सेंटर को आए, स्टेट को ना देना पड़े। अब हम बात करते हैं कि सेस और टैक्स में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही माइन्यूट सा है। मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी टैक्स जो ऑलरेडी है उस पे से आपने वापस से टैक्स लगा दिया, दैट इज़ कॉल्ड सेस। टैक्स जो है वो आपका कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है स्टेट रेवेन्यू का, जो कि बहुत सारी चीज़ों पे लगता है, इनकम पे, बिजनेस पे, एक्सेट्रा। दूसरी चीज़ ये है कि जो रेवेन्यू जो आता है सेस से वो इसके रिजर्व फंड में जाता है ताकि इसको उसके स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके। इसको कंसोलिडेटेड फंड में भी भेजा जा सकता है, पर जो टैक्स है वो डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है और गवर्नमेंट जो है वो उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है। बट सेस जो है उसी पर्पस के लिए यूज़ होगा जिसके लिए इसको लगाया गया है। लेट्स जस्ट से एजुकेशन सेस, तो इसको आप हेल्थ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन टैक्स से जो रेवेन्यू आता है आप उसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को हिस्सा नहीं मिलता है। टैक्स में डिविजिबल पूल का पार्ट होता है। 42% जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है बाय सेंटर, उसका 42 जो है वो स्टेट को दिया जाता है। तो ये हमने समझ लिया कि सेस और टैक्स में क्या डिफरेंस है। अब हम थोड़ा सा सेस के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जो है वो एक रिपोर्ट लेके आई थी जिसमें इसने सेस के बारे में बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया था। उनका ये कहना था कि 42 सेस जो हैं वो इंडिया में थे सिंस द ईयर 1944। टाइम टू टाइम ये बढ़ते भी रहते हैं, घटते भी रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेस परमानेंट होता नहीं। सबसे पहला सेस जो है वो मैचेस पे लगाया गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो सेस को लिंक कर दिया गया विद द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जैसे से आपको किसी इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो आप उस इंडस्ट्री पे सेस लगा लोगे ताकि आपको रेवेन्यू हो, आप उस इंडस्ट्री को बढ़ा सके। जैसे कि सॉल्ट सेस, टी सेस। तो टी सेस पे क्या होगा, जितना पैसा आएगा वापस से टी इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट इसको खर्चा करेगी। उसके बाद एक लेबर वेलफेयर के लिए भी सेस लगाना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं बिगनिंग में जो था वो मेनली इंडस्ट्री से रिलेटेड सेस लगते थे, अभी जो है वो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो है वो सेस लगते हैं। तो परमानेंट ये है नहीं, समय के मुताबिक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सेस लगाती है, हटाती है।
कितने तरह के सेस हैं? तो जब से जीएसटी आया है 2017 में, तब से सेस की जो संख्या है वो कम हो गई है। अभी सिर्फ 7 सेस जो हैं वो बचे हैं, जैसे कि सेस ऑन एक्सपोर्ट जो हम निर्यात करते हैं क्रूड ऑयल पे, कच्चा तेल पे, हेल्थ एंड एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य पे, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर पे टैक्स लगाते हैं ये लोग। देन नेशनल क्लैमिटी कंटीजेंट ड्यूटी, ड्यूटी एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, जो तंबाकू होते हैं उस पर। एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस 2017 में लगा था। इसमें ये कहा गया था कि जीएसटी की वजह से, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई लॉस होता है तो इस सेस के थ्रू जो पैसा इकट्ठा होगा वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को मुहैया कराएगी। वो लॉस जो उनको इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हुआ है उसकी पूर्ति इस सेस से की जाएगी। और अभी फाइनेंशियल बिल 2020-21 में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक नया सेस जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, हेल्थ सेस, जो कि 5% लगेगा ऑन द इम्पोर्टेड मेडिकल डिवाइसेज, जो बाहर से मेडिकल डिवाइसेज मंगाए जाते हैं उस पर। जीएसटी कंपनसेशन के सेस क्या है? मैंने आपको कहा 2017 में जब आया था तो स्टेट्स को लग रहा था कि उनको जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो घट जाएगा, तो सारे स्टेट्स को एक साथ लाने के लिए इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अगर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आपको कोई भी लॉस होगा तो हम उस हानि की हम पूर्ति करेंगे, क्योंकि हम जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाएंगे, इससे जो पैसे आएंगे उससे आपकी वो हानि की पूर्ति हम कर देंगे। तो ये था पूरा जीएसटी कंपनसेशन सेस। इसको लेके अभी हालिया दिनों में विवाद भी हुआ है, जिसको मैंने एक वीडियो में बनाई हूँ, एक्ट ऑफ गॉड कंट्रोवर्सी। उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है, ये मांग है कि ये सिर्फ 5 साल के लिए लगा था जीएसटी कंपनसेशन सेस। स्टेट्स का कहना है कि आप इसको बढ़ा दो, 2022 के बाद भी इसको आप चालू रखो। तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सेस से रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है सेस की। तो देखिए, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने कहा है कि जो सेस है उसकी मात्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। पहले अगर हम बात करें टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में, पहले जो सेस और सरचार्ज का जो शेयर होता था 2012-13 के वर्षों में, वो 7 से 2% के आसपास होता था। 2018-19 में ये बढ़ के 12 से 7% के आसपास हो गया है। तो इससे क्लियर इंडिकेशन जाता है कि सेंटर जो है वो सेस ज़्यादा लगाती है, ताकि ये जो उनको पैसा मिले वो उनको स्टेट के साथ शेयर ना करना पड़े। दूसरा हमारा यही है कि स्टेट को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनका ये कहना है कि 18th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ और आर्टिकल 270 के तहत सेस जो है वो डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं है, जिससे स्टेट्स को जो है वो लॉस होता है। फोर्थ पार्ट ये है कि जिस पर्पज़ के लिए आप सेस कलेक्ट करते हो आप उसको यूज़ नहीं करते, आप उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भेज देते हो, जो क्या कि अभी रिपोर्ट ने कहा। फोर्थ थिंग ये है कि बहुत सारे सेस हैं। जीएसटी के बाद कहा गया था कि टैक्स जो सिस्टम है हमारे देश में वो सिंपल होगा, पर सिंपल होने की जगह वो कॉम्प्लिकेट हो गया। क्यों? क्योंकि सेस और लेवीज तो अभी भी सरकार लगा ही रही है। अब हम बात करते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो देखिए, गवर्नमेंट को सेस लगाने के बजाय जो उनका टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट करने की ज़रूरत है। जो टैक्स बेस है इसको ये बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली इनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा और इनकी जो निर्भरता है सेस या लेवी पे वो कम होगी। दूसरी बात ये है कि अभी जो कहा गया है कि ये जो रिजर्व फंड है वहाँ ना भेज के ये लोग कंसोलिडेटेड फंड में भेज रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो एक पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है। सेस जो है उसको पीरियड वाइज रिवाइज करने की ज़रूरत है कि क्या जिस चीज़ पे सेस लगाया गया है उसको आगे जारी रखना ज़रूरी है, क्या जिस पर्पज़ के लिए लगाया है उसके लिए यूज़ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो पीरियोडिक जो असेसमेंट है वो ज़रूरी है किसी भी सेस का। एंड चौथी बात कहा जाता है कि देखिए, जो भी सेस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से कम इकट्ठा करते हैं, एक तो वो इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट है, तो आप उस तरह के सेस को तो हटा ही दो, उसको आप अबॉलिश कर दो। क्यों? क्योंकि टैक्स पे टैक्स लगा रहे हो आप, एक तरह से कैस्केडिंग इफेक्ट ही है जो हमारे साथ जीएसटी से पहले से प्रॉब्लम है। तो इस तरह के सेस को आप हटा दो। और वैसे भी कोई भी सेस 5 साल से ज़्यादा के लिए नहीं रहना चाहिए। अगर 5 साल है उसके बाद आप उसको एक्सेस कीजिए कि क्या इसकी आवश्यकता है इसको आगे बढ़ाने की, अगर है तब आप उसको बढ़ाएं, वरना आप उसको वहीं पे ख़त्म कर दें। जैसे अभी जीएसटी कंपनसेशन सेस को है कि वो 5 साल के लिए था, अभी देखा जा रहा है कि क्या इसको हम बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।